नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। सबसे पहले सुर्खियां। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजा नोटिस। राहुल गांधी को 2 जून जबकि सोनिया गांधी को 8 जून को किया तलब। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की मंशा पर उठाए सवाल। ज्ञान वापी मस्जिद तनाजा मामला, हिंदू फरीक की जानिब से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकला को हटाया गया। ज्ञान वापी मस्जिद मामले में कानूनी मदद दे रही तंजीम ने एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को पैरवी से हटाया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर की आजम खां से मुलाकात। अयादत के बहाने काफी देर तक हुई बातचीत, बढ़ती खलीज कम करने की कोशिश। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की मरम्मत का काम किया शुरू। चंद रोज कबल आंधी तूफान से पहुंचा था जामा मस्जिद की इमारत को नुकसान। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने आजमीन हज की तरबियत का शुरू किया सिलसिला। भोपाल हज हाउस में भोपाल, रायसेन और सीहोर के आजमीन हज ने की शिरकत। उलमा कराम के जरिए आजमीन हज को दी गई तरबियत। और अब खबरें तफसील से। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि डराने धमकाने का काम हो रहा है। ये सियासी मुखालिफिन के खिलाफ की गई इंतकामी कार्रवाई है और इस मामले में पार्टी न तो झुकेगी और न ही डरेगी, बल्कि डट कर मुकाबला करेगी। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना, ये तकनीक अब पुरानी हो गई है। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, ये लोग थे। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी वे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। तो जाहिर है कि इस पर सवालात उठ रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और इससे ना तो डरेंगे ना झुकेंगे, बल्कि डटकर और सीना ठोकर इसका सामना करेंगे। आगे होता क्या है ये देखने वाली बात होगी। अगली अहम खबर, ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर तनाजे को लेकर चल रहे मुकदमे में हिंदू फरीक के वकीलों हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को मुकदमे की पैरवी से हटाने का फैसला लिया गया है। ज्ञान वापी मस्जिद मामले में कानूनी मदद दे रही तंजीम विश्व वैदिक सनातन संघ के सदर जितेंद्र सिंह
बसीन ने बताया कि एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन को ज्ञानवापी मामले की पैरवी से हटाने का फैसला ले लिया गया है। वाज़ेह है कि एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की पैरवी कर रहे थे। इसके साथ ही वालिद और बेटे की जोड़ी हिंदुओं से जुड़े कई मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं। केस आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। अगली खबर, आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खां की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों तजावुजात हटाने की कार्रवाई में रुकावट डालने के बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खां की हिस्ट्री शीट ओपन करके इनको मुजरिम करार दिया था। आज समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अमानतुल्लाह खां के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। कोर्ट ने पुलिस से अमानतुल्लाह खां के खिलाफ चल रहे मामलात की जांच में पेशरफ्त के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली समाअत 28 जुलाई को होगी। और अब खबर एक अहम मुलाकात की जो सियासी गलियारों में बहुत चर्चा है और जिसे कहा जा रहा है मुलाकात आजम। जी हां, आजम खां और अखिलेश यादव के दरमियान जो फासला सीतापुर रामपुर से लखनऊ तक जारी था, दिल्ली में खत्म होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खां की अयादत की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान काफी देर तक बातचीत हुई। आजम खां गुज़िश्ता 4 दिनों से अस्पताल में दाखिल हैं। आजम खां से यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब आजम खां के गढ़ में यानी लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है। आजम खां के गढ़ में तो क्या है इस मामले की पूरी रिपोर्ट यहां देखिए। अखिलेश यादव ने आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खां से की मुलाकात। एक दिन पहले ही आजम खां का छलका था दर्द। मेरी हैसियत कहां जो किसी से शिकवा करूं। जेल से बाहर आने के बाद आजम खां से अखिलेश यादव की यह पहली मुलाकात थी। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एक दिन पहले ही आजम खां का दर्द छलका। कोई कमेंट कर रहा हूं ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूं। अब जबकि रामपुर में लोकसभा सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, ये सीट आजम खां की लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। ऐसे में आजम खां की पार्टी और पार्टी के कायद से नाराजगी का असर समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। अखिलेश यादव ने खुद आगे बढ़कर आजम खां से मुलाकात की और बताने की कोशिश की कि पार्टी और हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है। वहीं आजम खां भी कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद से खुश हैं। अस्पताल जाकर आजम खां से अखिलेश यादव का मिलना, इसे भी आजम खां को मनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खुलूस और प्यार के मोती लुटा रहा है कोई, हुजूर मान भी जाओ मना रहा है कोई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखना होगा आजम खान मानते हैं या नहीं मानते हैं या आगे क्या कुछ होता है। अगली खबर, 2 दिन पहले दिल्ली में आंधी तूफान से बड़ी तादाद में पेड़ों और गाड़ियों को नुकसान हुआ था, तो वहीं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को भी काफी नुकसान हुआ। जामा मस्जिद के गुंबद का कलश टूट गया और कई पत्थर टूट गए। हालात की नजाकत को देखते हुए इबादत के अंदर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। अगर मुल्क की इस विरासत की हालत देखी जाए तो 460 साल से ज्यादा पुरानी इस इमारत की हालत खस्ता है। गुज़िश्ता 4 बरसों से यहाँ पर मरम्मत का काम बंद है। जगह जगह दीवारों में दरारें पड़ रही हैं। कई जगहों पर सीमेंट लगाकर मरम्मत की कोशिश की गई है। इस बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हुकूमत के इनटेक महकमे से सर्वे कराने का काम शुरू कराया है। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। परसों दिल्ली में जिस तरह से आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी, उसकी वजह से दिल्ली में 150 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, 200 से ज्यादा कारों को नुकसान हुआ, लेकिन इसमें देश की एक धरोहर का बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त हम दिल्ली की जामा मस्जिद
आपके सामने मौजूद हैं और आप देखेंगे कि उसका जो कलश है, जो दरमियानी गुंबद है, वो कलश टूट गया है। हालांकि एक कलश कई तरह की धातुओं से बना हुआ था, ये बहुत ही भारी है, कई लोग मिलकर भी इसको नहीं उठा सकते, लेकिन उस आंधी तूफान और उस हवा की वजह से ये कलश टूट के नीचे गिर गया। अभी भी आधा कलश आप ऊपर देख सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि एक कलश गिर गया। दरअसल पिछले 4 सालों से एएसआई की तरफ से जो स्पेशल मरम्मत का काम वक्त बर वक्त किया जाता था जामा मस्जिद का, वो नहीं हुआ है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये जो पूरी धरोहर है, ये जो हमारी विरासत है, इसकी जो बुर्जियां हैं, आप इस दरवाजे के ऊपर देखिए, इसके दरवाजे के ऊपर जो संगमरमर से बनी बुर्जियां हैं वो भी धीरे धीरे टूट रही हैं। कई बुर्जियां अपनी जगह से गायब हैं। कुछ चेयरमैन अमानतुल्लाह खान यहां पर आए थे और उन्होंने दौरा करके इंटेक के साथ जो दिल्ली सरकार का एक महकमा है, इसके सर्वे की शुरुआत कराई है, लेकिन इसकी मरम्मत कैसे होगी, कैसे इसकी देखभाल होगी, देश की इस विरासत धरोहर को कैसे बचाया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। जामा मस्जिद की हालत और देखरेख को लेकर मकामी लोगों में तशवीश देखी जा रही है। हम तो यही महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर दिन बर दिन इसकी हालत कमजोर होती चली जा रही है। सरकार को चाहिए कि इसकी देखभाल सही तरीके से कराएं, क्योंकि ऐसी इमारतें बहुत कमी से मिलती हैं। पूरी दिल्ली के अंदर एक अच्छी इमारत है ये। हमें तो बहुत अफसोस होता है इस चीज़ का कि गवर्नमेंट इसकी तरफ देखती नहीं है। शाह इमाम कई दफ़ा कह चुके हैं कि इसको सही कराओ, लेकिन गवर्नमेंट पे हाथ नहीं चलते। वो चाहिए कि तो असासा है, ये कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकता, मिल नहीं सकती। इमारतें पुरानी जो है मौजूदा, उनको देखभाल करते रहेंगे तो सही रहेगा, अगर देखभाल नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगी। आसार कदीमा मामलों के जानकार सुहेल हाशमी का कहना है, जिन जगहों पर इबादत होती है वहाँ की तमाम जिम्मेदारी मौजूदा इंतजामिया की होती है। आसार कदीमा का जो कानून है उसके मुताबिक कोई भी इमारत जो इबादत के लिए इस्तेमाल हो रही हो वो एएसआई प्रोटेक्ट नहीं करती। तो उसमें दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसमें पुरी का जगन्नाथ टेम्पल है, और उसमें और बहुत सारे पुराने चर्चेज, मस्जिदें, मंदिर, ये सब के सब हैं। अगर वहां पे इबादत हो रही है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी उन इदारों की है जो जिनके कंट्रोल में वो इमारतें हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास ये एक्सपर्टीज नहीं है, तो जब भी इनमें किसी इमारतों को जरूरत होती है मुरम्मत की, तो एएसआई को वो लिखते हैं और एएसआई के लोग जाके मुरम्मत करते हैं। ऐसे कई बार हो चुका है, और ये सिर्फ जामा मस्जिद के मामले में नहीं हुआ है, जगन्नाथपुरी के टेम्पल के मामले में भी हुआ है, दूसरी इमारतों के मामले में भी हुआ है। अभी हम देखें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड भी इस मामले में आगे आया, उनकी टीम गई कि इंटेक के साथ सर्वे होगा, 50 करोड़ की लागत बताई जा रही है। तो क्या किस तरीके से ये मरम्मत का काम हो सकता है कि एएसआई को ही करना होगा? देखिए, ऐसा कानून कोई नहीं है कि एएसआई को ही करना होगा। पहले एएसआई करती रही है, और अभी पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो 2-3 बार ये वाकये हुए हैं, गुंबद में कुछ डैमेज आ गई थी, तो वो हमको अखबारों से पता चला है कि उनको लिखा गया है, लेकिन एएसआई ने कोई जवाब नहीं दिया है। मेरा ये ख्याल है कि न सिर्फ ये जामा मस्जिद का मामला है, ये इन सारे जो पुरानी इमारतें हैं, पुराने मंदिर हैं, पुराने कलीसा हैं, इन सब का ये मामला है, और इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन होना चाहिए। और उसमें बेहतर ये होगा कि जो दुनिया भर में जो तरीका है वही तरीका यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल इसकी नवीयत कुछ भी हो, लेकिन जामा मस्जिद की इमारत को हर हाल में महफूज किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये मुल्क की एक अहम विरासत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शेख। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू पर। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। सफर हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश से जाने वाले 1991 आज़मीन हज के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के जरिए तरबियत का सिलसिला शुरू किया गया है। स्टेट हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज की तरबियत का आगाज भोपाल हज ऑफिस में मुनक़िदा हज तरबियती प्रोग्राम से किया गया। मध्य प्रदेश से सफर हज 2022 के लिए 3417 आज़मीन हज ने दरख्वास्त की थी, जबकि मरकजी हज कमेटी के जरिए अलॉट किए गए कोटे की बुनियाद पर 1991 आज़मीन हज का इंतखाब किया गया है। आज़मीन हज की तरबियत रियासती सतह पर हज कमेटी के जरिए शुरू की गई है, ताकि रियासत के आज़मीन को हर तरह से तरबियत देकर मुक़द्दस सफर के लिए रवाना किया जाए और वहां उन्हें किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आज़मीन हज ने भी तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए इसे वक्त की जरूरत से ताबीर किया।
तरबियत के एतबार से हम जो है वो हज हाउस के अंदर भोपाल, सीहोर और रायसेन 3 जिलों की जो पूर्व में भोपाल रियासत से जुड़े हुए लोग थे, तो उनके लिए हम तरबियत के एतबार से यहाँ प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि इनको किसी भी तरह की बम्बई सेंट्रल हाउस जाके, हज हाउस जाके बम्बई में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वहाँ से फिर अपना राब्ता कायम करें अरब के लिए, मक्का शरीफ के लिए। इसके अलावा हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी कलेक्टर साहिबान और जो पुरानी हमारी कमेटी थी, हज कमेटी है, उनके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक तरबियती कैंप लगे, ताकि प्रदेश के जो 1991 हज यात्री आपके जाने वाले हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो मैं समझता हूँ कि हर हाजी को जाने से पहले, पूरे हिंदुस्तान के आमतौर से एमपी वालों से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि जाने से पहले ज़रूर हज तरबियत कैंप अटेंड कीजिए। और तमाम जितने उलमाए किराम समझदार लोगों से कहता हूँ, आपके इलाके के जो हाजी जा रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जाने से पहले उनको मुकम्मल तौर से दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से तैयार कीजिए, ताकि वो फ़राइज़, मनासिक, वाजिबात भी पूरे अदा कर सकें और एक अच्छे शहरी का नमूना पूरे दुनिया के सामने वो पेश कर सकें। ट्रेनिंग के लिए आए, यहाँ की जगह उलमा इकराम आए हैं, उनकी बात सुनने के, वो तरबियत कर देंगे हमारी, हम वहाँ जाके अपने अरकान पूरे कर सकेंगे, है ना। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़िंदगी में इंसान की पहली मरतबा वो मौका मिलता है उसको, और वो अपने बेतजर्बे काम करके आ जाता है, अरकान छोड़ के आ जाता है, तो पैसा भी बर्बाद हो जाता है, फ़ायदा कुछ होता नहीं। इसलिए चाहते ये हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम भोपाल हज हाउस में आज़मीन हज की तरबियत के दौरान शजरकारी प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। शजरकारी प्रोग्राम का आगाज हज कमेटी के सेक्रेटरी सैयद शाकिर अली जाफरी के साथ भोपाल मुफ्ती अबुल कलाम ने किया। शजरकारी मुहिम के मौके पर आज़मीन हज के बीच शजरकारी की अहमियत और अफादियत पर भी तफसील से रोशनी डाली गई। इस मौके पर भोपाल हज हाउस में तरबियत के लिए मुख्तलिफ अजला से आए आज़मीन हज ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए शजरकारी को वक्त की जरूरत से ताबीर किया। तो हमने हाजी साहिबान साहब से गुजारिश करके दरख्त लगाए। अब मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि इस तरह के दरख्त जो है हमारे आसपास मोहल्ले में, शहर में और इस खुशहाली के माहौल में, खासकर हाजी साहिबान जब जा रहे हैं वो लौट के आएँ तो उनको लगे कि हाँ, कैंपस हरा भरा, उनके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं, तो इंशाल्लाह देख के खुशी होगी। और क्योंकि वृक्षों से ही वर्षा है, वर्षा से जल, जल से अन्न, अन्न से ही जीवन है, तो उसको हमको अपने मेन मकसद में और उम्मीद के साथ में रखना है। तो अगर ये नहीं होंगे तो शायद हम अपने आने वाले भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाजियों का जो तरबियती कैंप रखा है, उसी मौके के ऊपर शजरकारी का भी एक प्रोग्राम रखा है। और शजरकारी के बारे में ये कि उलमा ने लिखा है कि दरख्तों के ऊपर जितने फल आते हैं और जब तक वो फल लोग खाते रहते हैं और उनका साया हासिल करते हैं, लगाने वाले को उसका सवाब मिलता रहता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर 300 खजूर के दरख्त मदीना तैयबा के अंदर लगाए थे और अल्लाह ताला ने मुआवज़े के तौर पर उसी साल उसमें फल भी अता फरमाए। और उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान फ़ारसी जो ग़ुलाम थे, उन ग़ुलाम को अल्लाह ताला ने फल लगाने की बरकत से आज़ाद करवाया था। ये बहुत अच्छा काम है। अल्लाह ताला हमारे हज हाउस के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, ख़ास तौर पर हमारे सेक्रेटरी साहब और सुपरिटेंडेंट साहब मसूद साहब, इन सब को बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब फरमाए। और ये बहुत अच्छा काम है। सारे ही अच्छे काम हम लोगों को करना चाहिए, इंसानियत वाले काम करना चाहिए और इंसानियत के साथ हम लोगों को रहना चाहिए। इस साल का हज अब तक का सबसे महंगा हज साबित होने जा रहा है। पहले ही एक हाजी का खर्च 4.25 लाख रुपए हो चुका था, लेकिन आज सेंट्रल हज कमेटी ने फिर से सर्कुलर जारी कर 5300 रुपए और जमा करने को कहा है। रियासती हज कमेटी के बयान के बाद राजस्थान के आज़मीन हज की परेशानी बढ़ गई है। हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने कुछ लोगों से बातचीत की। इसमें जितनी भी सरकारें होती हों, चाहे राज्य की हों चाहे केंद्र की हों,
खिदमत की नज़र से अपना काम करती आई हैं, लेकिन अब हालात कुछ बदलते जा रहे हैं। हाजियों के जयपुर से रवानगी सीधी दिल्ली होने और दिल्ली में एम्बार्केशन पॉइंट बनाए जाने के मुद्दे पर सवाल उठने लगे। तब हम राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी से बातचीत करें, जानने की कोशिश करें सब ये जो खिदमत का काम था, कहीं ना कहीं खिदमत दूर होती जा रही है और राजस्थान का हाजी सवाल पूछ रहा है, ये परेशानियां क्यों पैदा हो रही हैं? आपकी तरफ से क्या किया गया, क्या बातचीत हुई, क्या राब्ता कायम किया गया? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान के जो हाजी हैं उन सबको ये इतला भी देना चाहता हूँ कि पिछली 9 तारीख को मैं सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन और सीईओ से मिला था। हमने उनसे 3 बातें करी। नंबर 1 बात तो हमने ये करी कि भाई हमारा 2003 से एम्बार्केशन पॉइंट जयपुर था, तो हमारे को इसको बहाल करा जाए और जयपुर से ही हम राजस्थान के हाजियों को भेजें। एक तो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी। दूसरी रिक्वेस्ट जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से भी टीवी डिबेट में हिस्सा लेने पर बयान जारी किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। बयान में कहा गया है कि टीवी डिबेट से दूर रहना जरूरी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी का कहना है कि मुस्लिम नुमाइंदों को ज्ञानवापी मस्जिद और दीगर मसाजिद पर बहस करने के लिए टीवी चैनलों पर जाना मुनासिब नहीं है। बगैर किसी तैयारी के बहस में हिस्सा लेने वालों को गोदी मीडिया के शिकंजे से बचने के लिए ऐसे प्रोग्राम में शिरकत नहीं करना चाहिए। ये बयान है अरशद मदनी ग्रुप का। इससे पहले महमूद मदनी ग्रुप, आपको बताऊं कि जमात उलमा हिंद के 2 ग्रुप हैं, एक अरशद मदनी ग्रुप और दूसरा महमूद मदनी ग्रुप। तो इससे पहले ही महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से टीवी डिबेट में जाने से एहतराज को लेकर बयान जारी किया गया था और अब अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से भी इसी तरह का कदम उठाया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरी के अलावा मनीषा और परवीन हुडा से मुलाकात की। खातून बॉक्सर्स ने अपने तजुर्बात और खेल के दौरान पेश आए वाकयात से वजीर आजम को वाकिफ करवाया। वजीर आजम ने मुल्क का नाम रोशन करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने निखत जरी और मनीषा सिंह को मेडल हासिल करने पर 2 करोड़ रुपए नकद इनाम का ऐलान किया है। साथ ही बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स में अराजी देने का भी, यानी जमीन देने का भी वादा किया गया है। अजमेर के सबसे बड़े JLN अस्पताल में शोबे हाथ में पीने के पानी के लिए मरीज और उनके रिश्तेदारों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मरीज के रिश्तेदारों का कहना है कि मरीजों के लिए पानी या तो दूर से लाना पड़ रहा है या पानी की बोतल महंगे दामों में खरीद कर पिलाया जा रहा है। हालांकि अस्पताल के बाहर ठंडे पानी की मशीन लगी हुई है, लेकिन इसमें पानी नहीं है और मशीन बेकार पड़ी है। नारीशाला रोड सुभाष नगर से, और गर्मी के कारण से पानी बाहर से लाना पड़ता है, बिस्लेरी बोतल लाना पड़ता है और सुबह से बंद है। मशीन है बंद, सुबह की बंद है। पानी नहीं आ रहा, ठंडा क्या गर्म पानी और कुछ भी नहीं पानी। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के साथ शहरी इलाकों में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का निफाज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा। पहले मरहले में 133 बल्दियाती इदारों में इंतखाबात होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 214 बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पहले मरहले के लिए 6 जुलाई और दूसरे मरहले के लिए 13 जुलाई को वोटिंग होगी। पहले मरहले के बल्दियाती इदारों के नतायज का ऐलान 17 जुलाई, जबकि दूसरे मरहले के बल्दियाती इदारों के नतायज का ऐलान 18 जुलाई को होगा।